नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए बीजेपी ने आज से ही बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 तलाक, यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों के जरिए न केवल विपक्ष की क्लास लगाई बल्कि आने वाले चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी का मैदान, मोदी के मुसलमान, भाईजान के जरिए बीजेपी का विजयी प्लान, यूसीसी, ट्रिपल तलाक और पसमानदा की बात, मुद्दों की लड़ाई, बिछने लगी बिसात। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए माहौल अभी से बनना शुरू हो गया। इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका गया। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और उसके बाद बताया उनके एजेंडे में क्या है। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की लाइन पर चलती है, लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना नहीं है। विपक्षी पार्टी हमेशा सरकार के ऊपर एक समुदाय के खिलाफ रहने का आरोप लगाती है, जिस पर पीएम मोदी ने भोपाल से करारा वार किया और कहा कि मेरे दिल में सभी मजहब के लोगों का स्थान है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पार्टी तुष्टीकरण की राह पर नहीं बल्कि देश की भलाई की राह पर आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें। यूसीसी पर मोदी का क्लियर कट, मुसलमानों को भड़का रहे विपक्षी दल। बीजेपी हमेशा से एक देश एक कानून की पक्षधर रही है और यूसीसी पर बीजेपी का क्लियर स्टैंड है। ऐसे में पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को समझना होगा कि उनको कौन भड़का रहा है। एक घर के लिए कानून, दूसरे घर के लिए दूसरा कानून, क्या ऐसे देश चल पाएगा? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। 3 तलाक का नाम सियासी पैगाम, मोदी का सवाल, क्यों पीछे रहे मुसलमान? पीएम मोदी ने 3 तलाक पर विपक्षी दलों को घेरा, कहा ट्रिपल तलाक के पक्ष में जो भी बात करते हैं वो वोट बैंक के भूखे हैं। 3 तलाक से नुकसान सिर्फ बेटियों का नहीं हुआ बल्कि इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है। कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। पसमानदा की परेशानी, मोदी ने बदली कहानी। पीएम मोदी ने पसमानदा समाज से पहले भी अपनी करीबी दिखाई है, इस समाज के लिए कदम उठाए और अब जब मध्य प्रदेश के भोपाल से पीएम ने चुनावी शंखनाद किया तो उन्होंने विपक्षी दलों की जमकर क्लास लगा दी। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है,
ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। भोपाल के मैदान से पीएम मोदी ने जो मुसलमानों को लेकर संदेश दिया, वो दूर तक जाएगा। यूसीसी, 3 तलाक और पसमानदा वैसे ही बीजेपी के लिए गेम चेंजर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने सियासी हथियार से आगे की लड़ाई लड़ने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी झलक आज पीएम मोदी के संदेशों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बीजेपी लगातार जोर लगाए हुए है और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमान को लेकर के बड़ी बातें कही। ऐसे में आपको पसमानदा मुसलमान के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल मुसलमानों की कुल आबादी में तकरीबन 85% पसमानदा मुसलमान है। सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ शैक्षणिक रूप में भी ये काफी पिछड़े हुए हैं। दलित और बैकवर्ड मुस्लिम पसमानदा वर्ग में ही आते हैं। पसमानदा का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग। पसमानदा मूल रूप से फारसी का एक शब्द बताया जाता है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक वहां के विधानसभा चुनाव को लेकर के खेला है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की ज्यादा जनसंख्या आखिर 5 राज्यों के बारे में क्या कुछ है, यानी पसमानदा मुसलमान वहां पर कितने फीसद है। तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां इनकी संख्या है 3.5 करोड़। वहीं बंगाल में पसमानदा मुसलमानों की संख्या तकरीबन 2 करोड़ है। बिहार में 1.5 करोड़, झारखंड में 40 लाख पसमानदा मुसलमान हैं और वहीं मध्य प्रदेश, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, वहां इनकी तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। और यही वजह है कि एक साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पर की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी वहां दिखाई है, यानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और इसके साथ ही उन्होंने पटना से रांची, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मुंबई तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली शुभारंभ किया। ये पहला मौका है कि देश में एक साथ 5 हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक साथ 5 वंदे भारत की सौगात। वंदे भारत की रफ्तार, नए भारत की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तेजी से विकसित करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए चौतरफा विकास की बयार बहा रहे हैं। देश में जहां सड़क और हाईवे का जाल बिछ रहा है, वहीं ट्रेनों की भी सौगात देशवासियों को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर
और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब एक ही दिन में 5 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। नई ट्रेनों के चलने के बाद देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 23 हो गई है। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिली है। वहीं कर्नाटक को दूसरी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक साथ देशवासी को 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। इस वक्त मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में मौजूद हूँ और ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस वक्त साफ तौर से देख सकते हैं जो खुशी किस तरह से जो लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी के चेहरे पर खुशी अब को जग जाहिर होकर दिख रहा होगा और सभी मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक साथ मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। साथ ही रांची, पटना और गोवा, मुंबई और हुगली, बेंगलुरु के लिए भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। साफ तौर से आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं जो इस वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं सभी के चेहरे पर एक्साइटमेंट। आप वंदे भारत की सौगात मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। लोग इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में नाचते गाते दिखे। देखिए, अभी तक हमने देखा मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। वंदे भारत एक इस चीज का संकेत है कि मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान के लिए जो चाहे मोदी चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए हम उनका आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मोदी से साक्षी देख सकते हैं जो ये वंदे भारत ट्रेन भोपाल से खुली है इंदौर के लिए और रास्ते में ये उज्जैन में भी रुकेगी। तो ऐसे में जो लोग हैं जो भोले बाबा के भक्त हैं वो उज्जैन अब भोपाल से कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। ऐसे में जो लोगों के चेहरे पर खुशी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडा दिखाकर देश के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया है। भोपाल के कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और इस ट्रेन में बच्चे भी मौजूद रहे। छात्र पेंटिंग और ड्राइंग लेकर सफर के लिए पहुंचे थे। इस वक्त मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर हूं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इंदौर के लिए रवाना किया है। इस वक्त मैं जिस बोगी में मौजूद हूं इन छात्रों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है खुद और देख सकते हैं इन सभी छात्रों के हाथ में पेंटिंग भी आपको दिख जाएगा, कविता भी दिख जाएगा जो इन छात्रों ने खुद से बनाकर। जी सर, हम भी मिले। इससे पहले आपने मिला था कभी? नहीं, ये पहला ही मौका था जब हम मोदी जी से मिले हैं। अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलके। उनको देख के एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बिकॉज वो इतने ज़्यादा फ्रैंक हैं, हमसे इतने अच्छे से बात करते हैं और हमेशा हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई है उनसे मिलके। बिहार को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। ये पहला मौका है जब बिहार और झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं 5 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी हैं और कहां से कहां तक चलेंगी। भोपाल से जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, बेंगलुरु हुबली धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई नई वंदे भारत दिखने में भी शानदार है। लंबे सफर के लिए ये ट्रेन काफी अच्छी मानी जा रही है। एग्जीक्यूटिव कोचों को 180 डिग्री घूमने वाली सीटों से लैस किया गया है। वंदे भारत खास क्यों है? हाई राइज OHE पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, स्पेशल हाई राइज पेंटोग्राफ लगाए गए हैं। दुनिया की पहली 7.2 मीटर पेंटोग्राफ ट्रेन। भारत में रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसकी वजह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना इन्हीं रेलों के जरिए सफर करता है। ऐसे में हर कुछ दिन के अंदर वंदे भारत ट्रेनों की सौगात को पीएम मोदी के ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन ट्रेनों के जरिए मोदी सरकार जहां परिवहन व्यवस्था को शानदार करने में जुटी है, वहीं इसके जरिए देश के विकास की नई गाथा भी लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद दुनिया होती जा रही है। पीएम मोदी के एक्शन को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बचाया और फिर इसके बाद इसमें रफ्तार भी दी, दुनिया उसको लेकर के उनकी कायल हो गई है। विश्व के कई देशों में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन भारत में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले ही IMF और अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सराहा है। S&P ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 साल में भारतीय इकोनॉमी के 6.7% की रफ्तार और बढ़ेगी। भारत के बढ़ते कदम, दुनिया भर में दिख रहा दम। रॉकेट की रफ्तार से भागेगी भारतीय इकोनॉमी। 3 साल तक कोई नहीं दे सकता भारत को टक्कर। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड की बनेगी बूस्टर डोज। दुनिया भर में एक बार फिर मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। कई विकसित देशों में विकास की रफ्तार थम सी गई है। ब्रिटेन में मई में महंगाई दर 8.7% रही। अमेरिका में महंगाई सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 55 साल के उच्चतम स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा मंदी की चपेट में रहेगा और 2022 की तुलना में साल 2023 कठिन होगा। यानी चारों तरफ इकोनॉमी के मोर्चे पर हाहाकार जैसी स्थिति है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी पूरे विश्व में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण के रूप में दिखाई दे रही है, जिसका लोहा महाशक्तियां भी मान रही हैं। पूरी दुनिया में भारतीय इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर बड़ी बात कही है। S&P ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में कुलांच मारेगी और अगले 3 साल तक इंडियन इकोनॉमी को टक्कर देने वाला कोई देश नहीं होगा। अगले 3 साल में 6.7% की औसत रफ्तार से भारतीय इकोनॉमी बढ़ेगी। 2026 तक इंडियन इकोनॉमी एशिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारत का ग्रोथ रेट 6% का रहने का अनुमान है। 2025 और 2026 में 6.9% की रफ्तार से इसके बढ़ने का अनुमान है। दुनिया की दिग्गज इकोनॉमी कहलाने वाला चीन भी भारत से पीछे है। भारतीय इकोनॉमी उछाल मार रही है, लिहाजा दुनिया के टॉप दिग्गज भारत में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब दुनिया के टॉप CEOs पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक थे। एलन मस्क से लेकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रॉन समेत तमाम कंपनियों के CEOs ने भारत में निवेश की बात कही थी। इसी साल की शुरुआत में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारतीय इकोनॉमी की चमकदार तस्वीर पेश की थी। उन्होंने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया था। ऐसे में जानना जरूरी है कि IMF की MD की नजर में भारत ब्राइट स्पॉट क्यों है। भारत ने डिजिटलीकरण को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। भारत की राजकोषीय नीति आर्थिक नीतियों के प्रति उत्तरदायी रही है। महामारी से सबक सीखने और मजबूत नीतियों को लागू करने में भारत ने संकोच नहीं किया है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। इसके लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। कोरोना महामारी और दुनिया में इकोनॉमी रिसेशन की आहट के बाद भी भारत अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। $5 ट्रिलियन को लेकर मोदी सरकार का लक्ष्य। अभी भारत की अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन की है। 2026-27 तक $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, मोदी सरकार $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनने के भारत के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकती है। साफ है, मोदी सरकार के लिए IMF का अनुमान बूस्टर डोज से कम नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और ग्लोबल ग्रोथ का एकमात्र एपिसेंटर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए, अखंड भारत में कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। देखिए, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसके लिए हर तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए। आतंकी घटनाओं और टेरर थ्रेट्स को देखते हुए भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और वायु सेना ने खास तरह का सुरक्षा कवच तैयार किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी, जमीन से आसमान तक सुरक्षा सख्त। शनिवार यानी 1 जुलाई से बम बम बोले की गूंज सुनाई देगी। शनिवार से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसको लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक हुई। अमरनाथ यात्रा को लेकर एमएचए की बैठक हुई। गृह सचिव की अध्यक्षता में यहां पर मीटिंग हुई। बैठक में आईबी और रॉ के अधिकारी भी मौजूद रहे। यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के तमाम स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 2 महीने तक चलेगी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर तरफ सेना के जवान मुस्तैदी के साथ जुट गए हैं। तैयारी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। ड्रोन से सुरक्षा की जा रही है। यात्रा वाले रूट पर हर जगह ड्रोन के साथ साथ कैमरास भी लगाए गए हैं। यात्रा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जमीन से आसमान तक चाक चौबंद सुरक्षा, बिजली, संचार सेवा, लंगर, हर सेवा तैयार। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है और यही वजह है कि कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हर साल अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। केवल आतंकवाद की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम करने की एक और वजह है। दरअसल ये यात्रा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, जिसके चलते सुरक्षा बल श्रद्धालुओं को जत्थों में भेजते हैं। 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और उससे पहले हमारे जवानों ने कुलगाम में एक आतंकवादी को भी मार गिराया। कुलगाम के हुआरा गांव में एक आतंकवादी के छिपे होने की खबर मिली थी और इसी के बाद आतंकी की घेराबंदी की गई और एनकाउंटर में उसको मार गिराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, जनाब को चोरी भी मंजूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसे सुन करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल बीवी को हनीमून पर कुल्लू मनाली ले जाना एक शख्स को भारी पड़ गया। उसे जेल जाना पड़ गया। असल में उसने काम ही ऐसा किया था। बीवी को बुलेट पसंद थी तो बुलेट चोरी कर ली। हनीमून पर ले जाना था तो डिमांड पूरी करने के लिए रुपयों से भरा हुआ एक बैग चुरा लिया और पुलिस ने 24 दिन मशक्कत के बाद कैसे इस शातिर चोर को पकड़ा है, आपको हम एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीवी की डिमांड पूरी करने के लिए एक शख्स चोर बन गया। यह हैरान करने वाला मामला यूपी के मुरादाबाद से आया है। अपनी बीवी को हनीमून पर ले जाने की खातिर शौहर चोर बन गया। बीवी को बुलेट बाइक पसंद थी तो उसने बुलेट चोरी की। रुपयों से भरा बैग चुराया और हनीमून के लिए बीवी को कुल्लू मनाली लेकर पहुंच गया। लेकिन हनीमून की खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकी और उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। शौहर से चोर बनने तक की यह कहानी मुरादाबाद के हाशिम की है। पुलिस ने उसे चोरी के पैसों के साथ अरेस्ट कर लिया है। ये 4 जून को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मेडिकल एजेंसी, वहां से एक व्यक्ति का एक बैग गायब हुआ था। उसकी ओर से एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके बैग में लगभग 1,90,000 रुपए थे। तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां से चोरी कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको देखा गया। उसमें एक व्यक्ति की पहचान हुई थी, जिसको देखा गया था, बैग ले गया था उसको। हुआ यूं कि मुरादाबाद में 2 जून को अमरोहा से आए मेडिकल संचालक का एक बैग चोरी हो गया, जिसमें 1,90,000 रुपए और अहम दस्तावेज रखे थे। व्यापारी अमरोहा के आदमपुर में मेडिकल स्टोर चलाता है और मुरादाबाद में दवाइयों की एजेंसी पर मेडिकल के लिए दवाएं खरीदने गया था। उसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस सीसीटीवी में चोरी करते दिखे अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई और करीब 24 दिन के बाद उसने चोर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई की है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये हाशिम नाम का व्यक्ति है, जिसके कब्जे से वापसी में पैसे उसके बरामद हुए हैं
और पूछताछ में ये पता चला कि इसके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी भी इससे पूर्व मझोला में की गई थी, जिसकी रिकवरी हुई है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को मिली। अब सवाल यह है कि यह शातिर चोर पकड़ में कैसे आया। मुरादाबाद कोतवाली पुलिस ने तलाश शुरू की। चोरी के वक्त हाशिम ने मास्क लगा रखा था। पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। पुलिस को हाशिम का बिना मास्क वाला चेहरा दिखाई दिया। मुखबिर की मदद से हाशिम का मोबाइल नंबर हासिल किया। पुलिस ने हाशिम का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया। हाशिम के मोबाइल की लास्ट लोकेशन हिमाचल प्रदेश मिली। पुलिस ने मुरादाबाद पहुंचते ही हाशिम को अरेस्ट कर लिया। असल में जानकारी मिलने के बाद पुलिस हाशिम का मोबाइल फोन ऑन होने और फिर उसकी मुरादाबाद वापसी का इंतजार करने लगी। जैसे ही हाशिम अपनी बीवी के साथ वापस मुरादाबाद पहुंचा तो पुलिस ने हाशिम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बैग चोरी की घटना के साथ साथ थाना मझोला इलाके से एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की भी बात कबूल कर ली। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो इसकी घटना के बाद अपनी पत्नी को कुल्लू मनाली घुमाने ले गया था, जिसमें उसके द्वारा पैसे खर्च किए गए हैं। लगभग 45,000 रुपए उसके पास बचे थे, जो अभी बरामद हुए। इस प्रकार अपने इसके शौक पूरे करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। हाशिम ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बीवी से शादी के बाद हनीमून पर किसी अच्छे हिल स्टेशन पर घुमाने का वादा किया था। जनवरी में हुई शादी के बाद से ही उसकी पत्नी बार बार बोल रही थी कि उसे घुमा कर लाओ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसने पहले थाना मझोला इलाके से एक बुलेट मोटरसाइकिल चुराई और उसके बाद फिर वो पैसों के इंतजाम में लग गया। बाइक चुराने के अगले ही दिन उसे एक होलसेल मेडिकल एजेंसी पर पैसे चुराने का मौका मिल गया। उसने वहां एक एमआर का बैग चुरा लिया जिसमें 1,90,000 रुपए रखे हुए थे। हाशिम अपनी वाइफ को चोरी की बाइक से ही कुल्लू मनाली लेकर घुमाने पहुंच गया। पुलिस ने जब हाशिम को पकड़ा तो उसके पास चोरी किए गए रुपयों में से 45,000 रुपए ही मिले। फिलहाल पुलिस हाशिम का आपराधिक इतिहास निकाल रही है कि हाशिम ने इससे पहले भी कितनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। अपनी पत्नी को मनाने के लिए लोग नए नए तरीके अख्तियार करते हैं, लेकिन मुरादाबाद में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर अपनी पत्नी को मनाने के लिए एक पति ने कुल्लू मनाली जाने का प्लान बनाया। अब उसमें ज़रूरत थी गाड़ी की, तो पत्नी को पसंद थी बुलेट गाड़ी, तो पतिदेव ने पहले बुलेट गाड़ी चुराई, चोरी को अंजाम दिया। उसके बाद पैसों से भरा बैग एक मेडिकल स्टोर से चुरा लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पति पत्नी को लेकर कुल्लू मनाली जा चुका था। वापस आने पर इंतजार में बैठी पुलिस ने पति देव को गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया सलाखों के पीछे। फिलहाल पतिदेव के पास खर्च से बचे 46,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक। देखिए, यूपी में लव जिहाद और मर्डर के आरोपी पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। फतेहपुर में हत्यारे के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि रात के वक्त आरोपी एक शादी समारोह से लड़की को लेकर के गया और उस पर ईंट से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। लड़की की मौत के बाद लोगों में आक्रोश था और आरोपी पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पीला पंजा उस हत्यारे के घर पर चल रहा है जिसने एक लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। यूपी के फतेहपुर में सोनू और सिकंदर के घर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। लव जिहाद के बाद रेप और फिर मर्डर, फतेहपुर का पूरा इलाका इस सनसनीखेज वारदात से हिल गया। आरोपी सोनू और सिकंदर पर लड़की के आरोप और फिर रेप के बाद मर्डर का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शादी समारोह से लड़की को अगवा किया था। इसके बाद उसने लड़की के साथ रेप किया, फिर ईंट से हमला किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता को मरा हुआ समझकर मौके से भाग गया था। हालांकि लड़की की मौत नहीं हुई थी। गंभीर हालत में उसे फतेहपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे बाद में कानपुर के हैलेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन हैलेट अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 30 जून की रात्रि में एक लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी। वहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज हैलेट हॉस्पिटल लखनऊ में कानपुर में चल रहा था, जिसकी आज डेथ हो गई है। लड़की की मौत हुई तो मामला गर्मा गया।
मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। इस हेतु सीबीसीआईडी जांच इसकी कराई जाए। वो उसका पिता एक गुंडा मवाली भूमाफिया है, इसलिए उसके घर को गिराया जाए तत्काल। उसके प्रतिष्ठान, उसका व्यापार सीज किया जाए। उसके वाहन अवैध रूप से जितने भी संचालित हो रहे हैं वो सब सीज किए जाएं। ये लव जिहाद का, विशुद्ध रूप से लव जिहाद का मामला है, इसलिए उसके परिवार का हर सदस्य इस घटना में संलिप्त है। उसके घर के सभी सदस्य, महिला हो या पुरुष, 302 की धारा में उनको जोड़ा जाए और मुलजिम बना करके जेल भेजा जाए। आखिरकार आरोपी के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। असल में लव जिहाद केस के आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर को बिंदकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ कई स्थानीय संगठनों ने आरोपी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी। प्रशासनिक जांच के बाद आरोपी के घर पर मंगलवार को प्रशासन की टीम भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ज्वालागंज पहुंची। वहां आरोपी के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। पूरा मामला क्या है, जरा इसे समझते हैं। 22 जून की रात 11 बजे अचानक लड़की गायब हो गई। लड़की एक मैरिज लॉन में हो रही शादी में शामिल होने गई थी। अचानक लड़की गायब हो गई, जिसके बाद उसकी तलाश की गई। लड़की के पिता ने सोनू उर्फ सिकंदर के खिलाफ केस दर्ज कराया। 23 जून की सुबह लड़की मैरिज हॉल के नजदीक गंभीर हालत में मिली। उसे इलाज के लिए फतेहपुर लाया गया और बाद में कानपुर रेफर किया गया। मामला संवेदनशील था तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 25 जून को फरीदपुर मोड़ बहग्राम से आरोपी सोनू को अरेस्ट कर लिया। आरोपी ने माना कि उसकी लड़की से पहचान थी। शादी समारोह से वो लड़की को लेकर गया, संबंध बनाने की कोशिश की। लड़की के इनकार के बाद गुस्सा भड़का। उसने पहले रेप किया और फिर ईंट से कुचल दिया। लड़की के खून से सनी ईंट भी पुलिस ने बरामद की है। फतेहपुर से भारत 24 के लिए परमानंद पांडे की रिपोर्ट।